द न्यूज़ फरिया इद्रीस। ईद गुजर चुकी है लेकिन ईद के दिनों में बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रहीं। एक बड़ी पुरानी सियासी शख्सियत जो कि टीवी पे बड़ी पसंद भी की जाती है वो है शेख रशीद साहब की। हमने उनको मुसलसल टीवी स्क्रीन की जीनत बनते हुए देखा। हमने खुद भी उनका इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने अपनी सियासत में वापसी की बाकायदा ऑफिशियल तारीख दी और उन्होंने कहा है कि जो वापस आएंगे तो फिर उस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल तब्दील हो चुकी होगी। नेचुरली जो एनालिस्ट्स हैं उन्होंने उसको ताबीर किया इस बात से कि शायद हवाओं का रुख बदलने वाला है। लेट्स वॉच उन्होंने क्या कहा था। नहीं, मैंने 30 अगस्त वैसे नहीं कहा कि 30 अगस्त के बाद मैं आऊँगा सियासत। आ रहे हैं बाहर जेल से खान साहब एट सम पॉइंट? आना तो उसने है, कब आना है ये सवाल आप 30 अगस्त से पहले या 30 अगस्त के बाद? 5 नवंबर के बाद ट्रंप अगर आता है तो सूरत हाल उसके दामाद के साथ गपशप है लोगों की, उसकी बीवी के साथ भी, और उसका प्रेशर भी डिफरेंट होगा और इधर के हालात भी डिफरेंट होंगे। इमरान खान ज़रूर बाहर आएगा लेकिन मैं इतनी जल्दी आते हुए ये नहीं आने देंगे उसको। शेख रशीद ने अपने चिल्ले की रुदात सुनाते हुए इंकशाफ किया कि चिल्ले के दौरान उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। ये भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे क्रेन मौजूद थी। ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग आते थे वो फेस कवर करके आते थे, मुख्तलिफ एनिमल्स की मास्क उन्होंने पहने होते थे। लेट्स वॉच। क्यों आपने इतना सख्त स्टांस लिया? मतलब बंदा टूट भी जाता है। टूटने से पहले कोई मैं बड़ी गलत काम कर जाना चाहता था, मैं मर भी सकता था। मैं ऐसी बातें भी सोचता था कि अब आपको नहीं मैं बता सकता कि मेरा ज़ारबंद छोटा था, मैंने कोशिश भी की, वो पंखे के साथ लटक नहीं सका और उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। मैं अल्लाह को जान देनी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने के बाद नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीटिंग हो चुकी है बिलावल भुट्टो की प्राइम मिनिस्टर के साथ और इशाया भी उसके बाद हुआ, लेकिन ये जो आपस में तनकीद है इसका क्या नतीजा निकलेगा? पहले हनीफ अब्बासी साहब को सुनिए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मज़हर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मज़हर साहब, ये आलमिया कह लें पाकिस्तान का कि सवाल ये नहीं हो रहा कि एक सियासतदान कितने दिन थे, किधर थे, कौन सी वजूहात थी कि खुदकुशी करने की उन्होंने कोशिश की। क्वेश्चन ये हो रहा है व्हाई इज ही स्पीकिंग, व्हाई नाउ, व्हाट डू यू थिंक? शुक्रिया फरिया। देखिए, ये सवाल तो ज़ाहिर है उठेगा, नेचुरली उठेगा कि बुनियादी सवाल ये है कि ऑल ऑफ अ सडन शेख रशीद साहब चले जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं तो और आके एकदम काफ़ी अरसे खामोश रहते हैं और फिर जो है वो इंटरव्यूज़ एकदम अचानक शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ एक परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे यहाँ स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ जो हैं उसमें ज़्यादा दमखम नज़र आता है। क्योंकि जर्नलिज़्म जो बुनियादी तौर पे होती है वो अनयूजुअल हैपनिंग्स कहलाती है कि अनयूजुअल हैपनिंग्स हैं। तो ये जो है एक साहब जो मेरा ख्याल है जब से वो सियासत में आए हैं और मैं उस ज़माने की बात नहीं कर रहा यूब खान के ख़िलाफ़ या भुट्टो के ख़िलाफ़, उसके बाद की जो उनकी सियासत रही है और हमारे यहाँ हेडलाइन स्टोरीज़ होती थी ये सारी इसमें। और तो हमारे यहाँ ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये क्वेश्चन तो उठेंगे कि अगर आप यकायक एक्टिव हो गए हैं या चौधरी परवेज़ इलाही शायद अभी उस तरह एक्टिव नहीं हुए, वो भी अगर ऑल ऑफ अ सडन एक्टिव हो जाते हैं तो इमरान खान साहब से उनकी नाराज़गी भी नज़र आती है और साथ में वो ऑप्शन भी खुला रखते हैं कि इमरान खान जो है वो रिहा भी होगा, वापस भी आएगा। मेरे ख्याल में इस चीज़ को कहीं ना कहीं खुद टीवी टॉक शोज़ को सिवाय इसके कि शेख रशीद साहब की रेटिंग ज़्यादा आती है जब वो बात करते हैं, उनका एक अवामी अंदाज़ है बात करने का, तो ज़ाहिर है लोग सुनते हैं उनको। लेकिन सब्सटेंस जो है उसकी भी बात होनी चाहिए। फिर ये सवाल होना चाहिए कि ज़ाहिर है वो अपने साथ जो कुछ हुआ उनके साथ वो किसने किया उनके साथ। So why do you think he is speaking now? ये आपको क्या लग रहा है? देखिए, उनको जो हमारी सियासत की उठान है वो ऐसी ही हो रही है क्योंकि हम सियासतदान जो सियासी जमातें हैं वो अपना स्पेस लूज़ करती जा रही हैं। तो अब हमें इसी तरह की सियासत मिलेगी, इसी तरह की सियासत देखने को मिलेगी, इसी तरह की सियासत सुनने को मिलेगी। मेरे नुक्ते नज़र से शेख रशीद साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी भी तरीके से काबिल सताइश नहीं है।
वो काबिल मजम्मत है जो उनके साथ हुआ, या जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हुआ, या इस तरह उन लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ जो इस तरह का सलूक होता है। किसी के खिलाफ केस है, आप केस चलाएं, उसको सज़ा दें, अल्लाह खैर सल्लाह, नहीं केस बनता उसको रिहा करें। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, एक बहुत क्लियर होनी चाहिए सब जगह। राइट माजिद साहब, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN की जो आपस में तनकीद है, ये बस तनकीद तक रहेगी? बजट पास हो जाएगा आराम से? बजट तो पास हो जाएगा। देखिए, अगर जाहिर है, अगर फ़र्ज़ करें मनी बिल पास नहीं होता, फिर तो गवर्नमेंट अपना मॉरल अथॉरिटी लूज़ कर जाएगी गवर्नमेंट करने की। वो तो फिर मेरा ख्याल है उस नहिश तक तो सिचुएशन अगर चली गई तो फिर तो सिस्टम ही लपट जाएगा। तो सिस्टम में पड़ जाएगा? यू मीन कि कुछ और सिस्टम आ जाएगा? जाहिर है, अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, चीजें तो इस तरह हो जाएंगी, तो फिर जाहिर है एक अफरा तफरी का माहौल होगा ना फिर तो। But could it be People's Party and PTI का अलायंस? Is that possibility? मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए, मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि आफ्टर ऑल PTI मीन्स इमरान खान मीन्स PTI। इमरान खान मेरे नुक्ते नज़र से तो इमरान खान और पीपल्स पार्टी में बहुत पहले मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इमरान खान की अपनी एक पोजीशन है, तो वो नून लीग और उनसे नहीं बात करना चाह रहे। लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो उस सूरत हाल में ये तो नहीं लगता। हाँ, अचकज़ई साहब अगर कोई रोल प्ले कर सकते हैं और उसको इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल होती है, तो ये हो सकता है कि आज नहीं कुछ अरसे बाद ये बेसिक प्रिंसिपल तय हो जाए कि जी चलें 2.5 साल इनको हुकूमत कर लेने दें, और उसके बाद। लेकिन मुझे कोई बात सेटल होती लग नहीं रही। एक जो बड़े हम अनरेस्ट देख रहे हैं PTI के अंदर, कुछ उनके हलकों में ये ख्याल है कि जो लीडरशिप है उनकी वो हुकूमत में आ गए हैं और वो कोशिश नहीं कर रहे बानी को जेल से बाहर निकालने की। क्या कोई तरीका ऐसा है कि आपको ये रिहाई मुमकिन नजर आए, कंसिडरिंग एहसन इकबाल साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया कि कम से कम 5 साल जेल में रहना चाहिए उनको? आपके ख्याल से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, मुझे तो पिछले दिनों एहसन इकबाल की बात को बहुत ही अजीब व गरीब लगी और इंतहाई गैर सियासी और अफसोसनाक बात थी कि जी अगर मुल्क को इस्तेकाम चाहिए तो इमरान खान साहब को 5 साल जेल में रहना चाहिए। कोई सियासी लीडर अपने सियासी मुखालिफ, जितना भी सियासी मुखालिफ हो, उसके बारे में ये कमेंट नहीं कर सकता। बट एहसन इकबाल साहब यकीनन मियाँ साहब के कहने पर ये बयान दे रहे होंगे। इट कुड नॉट बी जस्ट हिम। हाँ, मतलब ये तो वही बात है ना कि आप एक तरफ कहते हैं कि किसी से जाती वो नहीं है, और फिर सारी जो रिएक्शन है वो उससे वही नज़र आता है। इसी तरह इमरान खान का साहब देख लें, आप अचकज़ई के थ्रू बात कर सकते हैं, खुद बात नहीं कर सकते। अजीब व गरीब बात है ये। मतलब अचकज़ई साहब कोई फार्मूला लेकर आएंगे तो आप उसे कैसे इंडोर्स करेंगे? तो आप खुद क्यों नहीं बात करते? आप यही बात करें कि भाई ये मैंडेट हमारा मैंडेट है, इसको हमें वापस किया जाए। अगर आपको कोई अवाम है तो एक कमीशन बना लें, उसी तरह का जैसे 2014 में बनाया था। लेकिन ये तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि जी PTI के बैरिस्टर गौहर बात कर सकते हैं, महमूद खान अचकज़ई बात कर सकते हैं, अख्तर मेंगल बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान बात नहीं कर सकते। सो लेट्स से बजट पास हो जाएगा, बजट मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा पास, लेकिन उसके बाद भी आप क्या हुकूमत को मुश्किलात में देख रहे हैं? मुश्किलात तो हैं। देखिए, मुश्किलात इसलिए हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट PTI को फ़ायदा हो रहा है। अब अनटिल अनलेस ये अगर लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती है, टैक्सेस बढ़ते हैं, और टैक्सेस बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, इस बात तय है। ये उसकी गवर्नमेंट यानी जो सैलरीड क्लास है, प्रैक्टिकली जो सैलरी क्लास पर टैक्स लगाया है तो आपने उसकी तनख्वाह आधी कर दी है। ऐसे में एक तरफ टैक्स लग रहे हैं दूसरी चीज़ों पर, और उसकी तनख्वाह आधी कर दी है, तो उसको तो महंगाई का बोझ उस पर तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा उसके लिए। तो ऐसे में PMLN गवर्नमेंट कैसे कोई रैशनल जो है वो अप्रोच अडॉप्ट कर सकती है? जाहिर है उसके खिलाफ एक जो है मज़ाहमत बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो उनके लिए सोचने की बात है, इसलिए कि लोगों को आप रिलीफ दे नहीं रहे, महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस का बोझ आ रहा है लोगों पे,
तो वो सारा रद्द अमल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट PTI के हक़ में जाएगा। राइट महज़बाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे जब ईद की तातीलात भी अब ख़त्म हो गई हैं, एक बम्पी राइड है हुकूमत के लिए। सबसे पहला चैलेंज तो है बजट को पास करवाना, लेकिन उसके बाद भी इट्स अ लॉन्ग रोड टू गो। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद सीनियर सियासतदान शायद खाकान अब्बासी में ज्वाइन करेंगे। एक नई जमात आ रही है, लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी और उनके साथी जल्द ही एक नई जमात तश्कील देने जा रहे हैं। मुल्क में हालिया दिनों में कई सियासी जमातें हमें बनती हुई नज़र आईं, लेकिन बदकिस्मती से इन नई जमातों की जो हम देख सकते हैं कोई पब्लिसिटी या उनकी कोई बहुत ज़्यादा पजीराई आवाम में हमें नज़र नहीं आई। तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस पैदा हुई, लेकिन दोनों जमातें इलेक्शन में फ्लॉप हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नून लीग के ताउन से चंद नशिस्तें तो मिल गई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस चंद नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सकी। इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक ने अपनी अपनी जमातों से इस्तीफ़ा दे दिया। इन हालात में शायद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान के नाम से एक नई जमात का ऐलान कर दिया है। शायद खाकान अब्बासी नून लीग से पुराना ताल्लुक तोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करने पर नवाज शरीफ आज भी उनके मुतरफ है। चंद दिन कबल पार्टी सदारत संभालने के बाद नवाज शरीफ ने अपने खिताब में ख़ास तौर पे याद किया अब्बासी साहब को। लेट्स वॉच दैट। हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली, 1999 में मेरे साथ जेलें काटी, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने जेल काटी है। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यहीं से शुरू कर लेते हैं। मियाँ साहब को याद आई है आपकी? नहीं, मियाँ साहब की मेहरबानी है। मियाँ साहब का ये खासा है कि अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जब सदारत संभाली उस तकरीर में भी मेरा जिक्र किया, और उनकी बहुत उनकी मेहरबानी है। एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, 35 साल का ताल्लुक़ है, और मैं मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके मुश्किल वक्त का साथी हूँ। ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया 1999 का। जी, वो मुश्किल वक्त था, बहुत क्या मुश्किल हुआ था? थोड़ा सा रीकैप करते क्विकली। क्या हुआ था आपके सामने है। आपके साथ क्या हुआ था वो तो चले हिस्टोरिकल एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैं उसी केस में था, मैं मेन एक्यूज था उस केस में, जिसमें तैयारा साजिश केस में। और शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान में शायद एक ही जुर्म है जिसमें लाजमी सज़ाए मौत है, और वो तैयारा अगवा करने की है। तो ये केस हम पे बनाया गया, तो अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी, सब ने हिम्मत से उसका मुकाबला किया। सो एग्जैक्टली आप थी क्या ब्लेम उस वक्त? आपने तैयारा अगवा किया? वो तो सबके प्राइम मिनिस्टर पे थी, और नहीं उनके नहीं थी, मैं चेयरमैन PIA था। सो इट वाज डायरेक्टली ऑन यू जी। एंड आपने क्या किया? मैंने क्या किया? आपको ज़ाहिर ऑफर हुई होगी कि आप खिलाफ बयान दे दें? नहीं, हमें ये बड़ी क्लियर ऑफर थी मुझे और गौसली शाह साहब को, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। हमारी बातचीत भी हुई थी मियाँ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, उनके स्टाफ से, कि आप ये बयान दे दें कि आपसे बात हुई है, क्योंकि इससे कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाती है। जो लोग कानून समझते हैं, तो हम दोनों ने इनकार कर दिया था। क्या आप ही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के आप सिर्फ हकीकत होगा जी, आप सिर्फ सच बयान कर दें। और ये सच था कि हमारी बातचीत हुई थी आपकी बातचीत? जी बिल्कुल। लेकिन आपने मानी नहीं? नहीं, मैंने नहीं, हम दोनों ने नहीं कबूल किया इस बात को। तो फिर हमें उसको में बना दिया गया। काफ़ी मेरा कोई 6-7 हफ्ते हम मिलिट्री कस्टडी में रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस था? शुड आई आस्क यू? एक्सपीरियंस आप जो मर्जी पूछे, एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते ये एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ पता चलता है कि आपने अगर आपने के अपना ज़मीर मुतमईन हो तो फिर एक्सपीरियंस कुछ कोई उसकी हैसियत नहीं होती। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर से कॉन्वर्सेशन हो रही थी आपकी उस वक्त? जी बिल्कुल हुई थी। और यू डिडंट ओन अप टू इट, लेकिन हुई थी? ओन अप क्या, मैंने लिख के दिया, मैंने मेरी हुई है। आप तो कह रहे हैं कि हमने माना ही नहीं कि हमारी बात। जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, ठीक है, लेकिन अदालत में हमने कहा कि हम नहीं ये करेंगे। मैंने जिम्मेदारी कबूल की, मैंने कहा मेरी बातचीत हुई है जहाज से। ये पायलट ने पूछा, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था आप, क्योंकि ये जिक्र ही हो गया है। मैंने तो आपसे और बहुत से सवाल करने, लेकिन क्या आर्मी चीफ हैं एक जहाज में और पैसेंजर्स हैं और आप कह रहे हैं हम उसको नहीं लैंड होने देंगे? ये किसने कहा? फिर क्या हुआ था?
पायलट ने कहा कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही कराची की। ठीक है, तो हमने कहा भाई आप ATC से नहीं मिल रही। जी, हालांकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। Who was Director Civil Aviation? अमीनुल्लाह चौधरी साहब थे। वो भी PMLN के थे? नहीं, वो तो सिविल सर्विस के थे। ठीक है, सिविल सर्विस के थे। पायलट ने, क्योंकि हम पायलट से पूछ चुके थे कि आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं तो कराची के करीब हूं, मेरे पास फ्यूल नहीं है इतना। जी, फ्यूल नहीं है। तो फिर ठीक, हमने कहा ठीक है, नहीं जा सकते तो ना जाएं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन कराची की नहीं मिल रही। तो मैंने DGCA से बात की, तो उन्होंने कहा जी, मैं काफ़ी तलखी हुई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों जहाज़ को रोक रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं ये है वो है। मैंने कहा देखें, मेरी जिम्मेदारी है, आप जहाज़ को उतरने दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब जाके रनवे को क्लियर करता हूँ। फिर मैंने ये जब पता चला कि रनवे ही शायद उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जिसका मुझे इल्म नहीं था, तो मैंने जो डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन उनको कहा कि भाई पायलट को बोलो डाइवर्ट कर दे अल्टरनेट एयरपोर्ट पे। हर फ्लाइट जब आती है, उसका एक प्राइमरी एयरपोर्ट होता है, एक अल्टरनेट होता है। कराची का कौन सा था? नवाबशाह था। जैकबाबाद नहीं था? नहीं, नवाबशाह में ऑलरेडी 2 फ्लाइटें डाइवर्ट कर चुकी थी। ओके, व्हाई? क्योंकि कराची बंद था, कराची सिविल एविएशन ने बंद किया हुआ। क्यों? ये उनका फैसला था। तो परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे जाने से पहले ही टेंशन तो बहुत ज्यादा थी, राइट? टेंशन तो खत्म हो गई थी, परवेज मुशर्रफ साहब को आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ दोनों बना दिया गया था। तो टेंशन खत्म हो चुकी थी, वो चले गए। ये पता नहीं क्या हुआ उस मामले में। बहरहाल मियां साहब ने उनको हटा दिया ओहदे से और जनरल ज़ियाउल्लाह भट्ट साहब को बना दिया। While he was in air? जी, ये वो एयर में थे। तो यहाँ जो आर्मी के CGS और कोर कमांडर थे, उन्होंने फिर फैसला किया कि हम हुकूमत को हम नहीं मानते ये फैसला, और हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। बट एग्जैक्टली अगेन सिविल एविएशन ने बंद कर दिया एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट बंद हो जाता है, PIA चेयरमैन हैड नो नॉलेज। जी, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी। सिविल एविएशन जब मेरी उनसे बात हुई, जब उन्होंने बात हुई और जिक्र किया कि मैं एयरपोर्ट को क्लियर करता हूँ, तो रनवे को क्लियर करता हूँ, तो फिर मैंने खुद ही फैसला किया। मैंने डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन कहा कि पायलट को बोलो कि नवाबशाह चला जाए, यहाँ वेट मत करे। आपसे कौन बात कर रहा था? डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन। और उनसे फिर आगे वो ATC से बात कर रहे थे? नहीं, वो डायरेक्ट पायलट से बात कर रहे थे। अच्छा, और वो कहाँ बैठे हुए थे? वो ATC अपना दफ्तर होता नहीं, अपना वो ऑन ग्राउंड हमारा कम्युनिकेशन होता है, एक कंपनी का चैनल होता है। कितने, क्योंकि आई रिमेंबर समबडी सेड कि 6 चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे between the prime minister and the plane। नहीं, कितने थे? मुझे बता दें आज। अब एग्जैक्टली यहाँ से पायलट बोल रहे थे, इधर से आप कह रहे ऑफिसर सुन रहे थे। पायलट का कांटेक्ट सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं जा रहा था। जब वो कह रहा मुझे नहीं इजाजत मिल रही, उन्होंने पायलट को बोला ना कि आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो पायलट ने बताया, क्योंकि हम उससे कम्युनिकेशन में थे, पायलट चीफ पायलट से बात कर रहा था थ्रू द ऑफिसर यू सेइंग द ATC ऑफिसर। जी, आई एम जस्ट गेसिंग कि वो उधर ही बैठे होंगे। कहाँ पे? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। नहीं, वो अपने दफ्तर में थे। मेरे पास भी रेडियो था, मैं भी बात कर सकता था, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की। ठीक है। मैंने उनको कहा कि आप उसको कहें कि वो अगर वो लैंड नहीं करने देते तो नवाबशाह चला जाए। मुझे कहने की जरूरत भी नहीं थी। पायलट की जिम्मेवारी होती है कि अगर उसका एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट पे चला। आपको ये आइडिया ऑब्वियसली मियां साहब ने कहा वो यहाँ लैंड ना करें? ना, ऐसी कोई बात नहीं। ये खुद ही सिविल एविएशन कह रही थी? जी, सिविल एविएशन के DG साहब ने खुद ही एयरपोर्ट बंद किया हुआ था। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि क्यों बंद? नहीं, मैंने से पूछा, मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहा जी वो ये है वो है। बहरहाल मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें, जहाज़ को इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा मैं रनवे को क्लियर करवाता हूँ लैंडिंग के लिए। जी, तो मैंने कहा फिर मैं समझ गया कि रनवे फिजिकली ब्लॉक्ड है। तो मैंने फिर डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन को कहा कि उनको बोलो कि नवाबशाह यहाँ वेट मत करे। फिर उन्होंने क्या कहा? पहले आपने कहा बस वो जहाज में चला गया, जहाज चला गया नवाबशाह। ओके। और वहाँ उसको लैंडिंग की परमिशन मिल गई और वो लैंड कर रहा था। तो यहाँ पे टेक ओवर हो गया एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल सेंटर था उसमें। तो उन्होंने फिर वापस जहाज को मंगवा लिया और फिर जहाज़ वापस आया और फिर कराची के करीब पहुंच के जहाज़ खुद ही हवा में बुलंद हो गया और कोई चक्कर लगाने शुरू कर दिए। और फिर बातचीत हुई नीचे जनरल मुशर्रफ की, जो कि तुमने अपनी किताब में लिखी। वो सारी बात मैंने खुद सुनी है। ये तो बड़ी बताएं फिर। ये तो सर हिस्टोरिकल बात नहीं, वो हिस्टोरिकल नहीं लिखी हुई है। उनका वर्जन है ना, आपका वर्जन नहीं। वो यही उन्होंने वहाँ 2 हज़रात थे, एक मेजर जनरल थे, एक ब्रिगेडियर थे, जो तो उन्होंने उनको बताया कि इस तरह आपको हटा दिया गया है और नए चीफ बना दिए गए हैं। और आर्मी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि
उनको बोलें, आई थिंक जनरल अजीज़ को, कि कोई भी शख्स मुल्क से बाहर ना जाए। उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन करने की कोशिश की कि ये जो लोग जिनसे बात कर रहे हैं वाकई वो हैं या नहीं है। तो एक साहब उनके साथ काम कर चुके थे किसी जगह पर, उनको जानते थे, तो उन्होंने पूछा मेरे काम किया, वो नाम भूल गए थे, कुछ उस वक्त हालात भी ऐसे थे तो नाम बता नहीं सके। फिर वो दूसरे साहब ने टेक ओवर कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरा ये नाम है और ये हम दोनों हैं यहाँ पर। तो फिर उनको यकीन आया, तो उसके बाद जहाज़ 10-15 मिनट चक्कर लगाने के बाद फिर आके उसने लैंड किया। राइट, एंड बाय दैट टाइम माशाल्लाह जी वो तो लग चुका था, जनरल मुशर्रफ की तो राब्ता कोई नहीं था। आप के वहाँ से फिर आप इन कस्टडी चले गए? जी वहाँ से कोई 1.5-2 घंटे बाद हमें अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर 2 साल अरेस्टेड ही रहे मुख्तलिफ कभी इधर कभी उधर। लेकिन सर लोगों को पता चले डिटेल में कि मियाँ साहब ने याद किया, तो क्या व्हाट डज इट एंटेल, इसलिए मैंने ये सारा आपसे नहीं, व्हाट डज इट एंटेल क्या, देखें एक ताल्लुक है, 35 साल का ताल्लुक है, और मैंने पूरी ज़िंदगी में कोशिश की है कि उनको शिकायत का मौका ना मिले, और मुश्किल हालात थे। मैं अब मियाँ साहब भी जानते हैं कि उस वक्त कितने लोग उनके साथ रह गए थे, लेकिन 13 अक्टूबर को कितने लोग मियाँ साहब के साथ थे, आप यकीन करें आप एक हाथ की उंगली पर गिन सकते थे। सीरियसली इतनी कम? ये आई थिंक मियाँ साहब खुद भी बताते हैं कि मुझे लोगों ने आगे कर दिया कि आप चले, हम आपके साथ हैं। नहीं वो नहीं चले, नहीं फिजिकली लोग बिल्कुल चुप घर बैठ गए थे, कोई भी बात करने को, बाहर निकलने को तैयार नहीं था। कोई प्रेस, जैसे अभी तो हालात थोड़े डिफरेंट हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हमने पीटीआई जी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई, लेकिन उस जमाने में डिफरेंट था। सो आप रह गए और कौन साथ रह गया था? मेरा थे, कोई नाम तो बता दें। नहीं ठीक है, गौस अली शाह साहब थे। ठीक है, उन्होंने बहुत हिम्मत की, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, बिल्कुल, उसके बावजूद उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। मैं हमेशा इस बात गौस अली शाह साहब को मैंने कई दफ़ा इंग्लैंड में देखा मियाँ साहब के साथ, जब मैं रिपोर्टिंग करती थी। जी उनका भी बहुत एहतराम करते हैं मियाँ साहब, जिससे को एग्जाइल में थे। जी सैयद मेहदी साहब भी थे, वो उनके सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब थे, सैफुर रहमान साहब थे, राना मकबूल साहब थे जो बाद में सेनेटर बने, अभी रिसेंटली वफात हुई है। तो सबने हिम्मत से वक्त गुजारा। सो यू वर टेकन वेयर, किन जेलों में रहे आप? हम तो पहले मिलिट्री कस्टडी में रहे 6-7 हफ्ते, फिर हमें एमपी हॉस्टल शिफ्ट कर दिया गया, फिर नैब कस्टडी में रहे कुछ अर्सा, फिर लांडी जेल में आ गए, तो बाकी अर्सा लांडी जेल में ही। सो इस अरसे में आपका मियाँ साहब से कोई राब्ता नहीं था? नहीं, इस अरसे में नहीं था। लांडी जेल में फिर जब हम पहुंचे हैं तो वहाँ पे पहली मुलाकात हुई है। कितने अरसे के बाद? मेरा ख्याल है कोई 5-6-7 हफ्ते का टाइम था। सो क्या किस कंडीशन में थे मियाँ मियाँ साहब मुझे कहे आपको क्या हो गया, मैंने कहा मियाँ साहब आपको क्या हो गया, क्योंकि सूरज में हम नहीं गए थे 6-7 हफ्ते, रंग थोड़ा दर्द पड़ जाता है, पीला सा हो जाता है। तो मैंने उनको मियाँ साहब को देखा तो उनका भी रंग दर्द था, तो उन्होंने, अब आदमी को खुद नजर नहीं आता अपना रंग, दूसरा नजर आता होता है, तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, मैं कहा जी क्या हो गया तुम्हारा, मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। बहरहाल वो रंग वापस आ गया। फिर हम जब जेल गए तो मैं और मियाँ साहब एक ही अहाते के अंदर थे, वहाँ 10 सेल थे, एक में मियाँ साहब थे, एक में मैं था। ठीक, तो वहाँ तकरीबन 3-4 महीने वहाँ हमने गुजारे, इकट्ठे ही थे। आप लोग बात करते थे आपस में? बात शुरू में तो इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल बंद रखते थे वो, लेकिन बाद में इजाज़त मिल गई, और तो मुझे याद है रमज़ान शरीफ था, तो हम फिर इकट्ठे नमाज पढ़ा करते थे, फजर की भी। ओके, राइट। तो 2 ही थे हम तो, और वहाँ बेपनाह पैरा था, बड़ी मशीन गनें भी लगी हुई थी, बहुत बहुत कटा सख्त पैरा था, फौज भी थी, रेंजर्स भी थे, एफसी भी थी। तो बहरहाल वक्त काफ़ी आपने किस्से कहानियाँ सुनाए होंगे एक दूसरे को उस वक्त? तो नहीं, वो एक ताल्लुक था, एक मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी मेहरबानी है, लेकिन एक हिजाब भी ऐसे ओहदे पे होता है आपस में, तो बहरहाल वो बरकरार रहा, लेकिन बातचीत। तो गुस्से में थे मियाँ साहब उस वक्त? नहीं, मियाँ साहब तो बस नहीं, कोई ऐसी परेशानी अच्छी, उन्होंने बड़े वकार से जेल काटा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लोगों ने बड़ी कहानियाँ बनाई हैं, लेकिन बहुत वकार से। एक्टिविटीज़ क्या थी उनकी? जैसे अभी हम खान साहब की सुनते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मशीन मंगा ली है, या उनकी दीगर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ हमें असल में उस वक्त बंद ही रखा जाता था, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं होता जी, सिर्फ नमाज के लिए वो अदालत ने इजाज़त दी थी कि रमज़ान शरीफ है। तो वो पहले जो तकरीबन 4-6 हफ्ते थे वो काफ़ी मुश्किल थे कि आप
24 घंटे तकरीबन बंद ही रहते थे। तो रमज़ान फजर में मुलाकात होती थी, तो मियाँ साहब नमाज़ पढ़ाते थे और बहुत खूबसूरत तलावत भी करते थे माशाल्लाह। ओके। और उसके बाद कोई वो पढ़ाते थे और आप पढ़ते थे, कोई नज़म या कोई गज़ल वो सुना देते थे मियाँ साहब। जी, अब ज़मीन पे दोनों बैठे होते थे। राइट। बहुत खूबसूरत। जी एक आवाज़ में, यानी बोलने की आवाज़ में नहीं, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना कर। अच्छी आवाज़ है जी, बहुत अच्छी आवाज़। वेरी नाइस। कौन सी गज़ल कोई याद है आपको जो उनकी फेवरेट हो? याद नहीं है, लेकिन उनके जो तलावत करते थे उसमें बड़ा उसके अंदर एक कुव्वत थी उनकी तलावत। So you think there were the two of you? तो वो नमाज पढ़ाते थे, आप पढ़ते थे? जी, मैं मुक्तदी था, वो नमाज पढ़ाते थे, बाकी और कोई नहीं था। और बाद में शहबाज शरीफ साहब भी आए उधर? नहीं, बाद में वहाँ पे राना मकबूल साहब और सईद मेहदी साहब आ गए थे। So they were 4? जी, हम 4 हो गए थे। फिर मुझे उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो मैं फिर सैफुर रहमान साहब और शहबाज और अपने गौस अली शाह साहब के साथ उस साइड पे चला गया। ठीक है। तो फिर बाद में एंड पे मैं और गौस अली शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब रह गए थे। मियाँ साहब चले गए? मियाँ साहब अटक चले गए, कुछ और लोग पिंडी चले गए। सो मियाँ साहब लंदन कब गए? मियाँ साहब अटक से लंदन गए थे। सो आपको शहबाज साहब हमारे साथ थे जब वो लंदन गए। तो आपको पता था जा रहे हैं? जी, उस दिन रात को वो गए और बड़े दुखी थे कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। मियाँ शहबाज दुखी जी, थे? वो नहीं चाहते थे वो जाए? वो नहीं चाहते थे, जाना भी शायद नहीं चाहते थे, और हमें उनको दुख था कि ये नहीं जा रहे हैं और मुझे रिहाई सऊदी अरब गए थे उस वक्त, सऊदी अरब गए, बाद में लंदन गए। तो उनको भी खबर मिली? जी, वहाँ पे लोग आए और उन्होंने कहा चलें। हम उस वक्त सारे बंद थे, रहता सेल्स में, शाम को रात का वक्त था, तो उन्होंने उनको तैयार व्यार हुए वो, और फिर वो हमारे पास एक एक करके आए हमारे सेल्स में, और चाबी मंगाई। रात को सेल खोलना जेल में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, यानी आम मामूल का वाक़या नहीं होता। बहरहाल चाबी मंगाई गई, उन्होंने खोला और काफ़ी उन्होंने गले वले लगाया। वो काफ़ी बहुत दुखी थे जी जी। और ज़्यादा इस बात पर कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ, इस बात पे उनको बड़ा गम था। और नहीं, पर आपको फील नहीं हुआ कि हमारी कोई से होनी चाहिए थी इसमें, या नहीं, हमारी ये फीलिंग नहीं थी। हमारी फीलिंग थी कि भाई उनकी जान छूट रही है तो बस बात खत्म हो जाएगी। सर आपकी तो नहीं छूट रही थी, आप ठीक है, हमारी भी छूट जाएगी, हमारा कोई झगड़ा तो नहीं था किसी से। You were literally on your own after that। जी, मैं और गौस अली शाह साहब रह गए वहाँ पे। तो फिर कौन सुनाता था? गौस अली शाह साहब से जब मिले तो बहुत उन्होंने दुख का इजहार किया। मैं बंद था लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी बहुत ही। क्या रो रहे थे वो? जी, बहुत ज़्यादा। शहबाज साहब रो रहे थे उनको मिलकर बहुत। ओके, ही वाज सो अपसेट। जी। लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन ही होगा उनका, ऐसा तो नहीं हो सकता वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बहुत मुश्किल था शहबाज साहब के लिए वो वक्त के। मैं बहुत उन्होंने महसूस किया इस बात को कि मेरे ये साथी यहीं पे और मैं जा रहा हूँ। और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब वो नहीं थे, वो अटक में थे उस वक्त। नहीं, लेकिन कोई खबर तो आई होगी बाद में, कभी बात हुई होगी कि वाज ही सैड व्हाइल लीविंग? नहीं, हमने नहीं बात नहीं की कभी, उसके बाद ही बात नहीं। राइट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आई एम श्योर आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई रिजेंटमेंट तो हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अजीब वाकया मामला होता है। आप यकीन करें, मेरी कोई मुशर्रफ साहब के साथ भी रिजेंटमेंट नहीं थी। कोई रिजेंटमेंट मैंने कभी महसूस नहीं किया। उन्होंने आपको अगवाकार बना दिया तैयारे का, बस कोई ये अजीब सी बात है। Right. ये अजीब सा ताल्लुक होता है। जो आदमी जुल्म करता है आपके दिल में उसके खिलाफ कोई ऐसी रिजेंटमेंट नहीं होती। अब आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, विल यू एवर डू दिस कि सबको छोड़ के आप सोचें कि मैं जाऊं? नहीं, वो देखें, वो आपका अपना फैसला है। शहबाज साहब के पास मेरा ख्याल चॉइस नहीं थी उस वक्त, चॉइस नहीं थी, ये बस एक डिसीजन था कि उन्होंने जाना है और वो चले गए। इन हाइंडसाइट, अब हम अगर सियासत पे बात कर लें, ये एक मैं पर्सनली ब्लेम नहीं करती, बहुत लोग ब्लेम करते हैं कि डील करके चले गए। मुश्किल औकात में लोग क्या डिसीजंस लेते हैं वो उनके अपने डिसीजंस होते हैं, सो आई डोंट जज देम। बट आप क्योंकि उसमें इन्वॉल्व थे, यू वर एट फोरफ्रंट, सो आपकी एक से है उसके अंदर। अब जब आप लीडर बनेंगे, आपको कोई ऐसा मौका आए, आपके ख्याल से यू वुड डू द सेम? देखिए, हालात क्या होते हैं उसके मुताबिक इंसान फैसले करता है। मुझे यकीन, मुझे खुशी थी कि उनकी जान छूट गई है, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था। क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि केस ऐसा है जिसमें सज़ाए मौत है।
हो सकती थी, और मिलिट्री गवर्नमेंट है, भुट्टो साहब को हुई है जी, बिल्कुल हुई है। और आप यकीन करें कि अगर वो रहमत हुसैन जाफरी साहब जज ना होते, और जज होता तो सज़ाए मौत मिल जाती। वो बहुत दलेर आदमी थे इस मामले में, उन्होंने केस बहुत दलेरी से चलाया और बहुत दबाव था। जो मियाँ साहब के वकील थे, राज साहब, इकबाल राज साहब, उनको कत्ल कर दिया गया था केस के शुरू होते ही। वो अदालत, उनके दफ्तर में लोग आए, उनको शहीद कर दिया। बहरहाल ये मामलात हैं, ये उनके फ़ैसले थे। मैं नहीं कह सकता कि मैं यही फ़ैसला करूँगा नहीं करूँगा, या कोई और करेगा या नहीं करेगा, ये उनका फ़ैसला है। लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया, या गौसली शाह साहब ने भी महसूस नहीं किया कि हम नहीं गए या कोई ऐसी बात है, हमें रिहाई नहीं मिली। क्योंकि वो चले गए तो उनको मौका मिला कि वो वापस भी आ सके। उस हवाले से आपको लगता है ये सही डिसीजन है? हर दफ़ा मियाँ साहब इससे अभी भी चले गए लंदन, तो फिर वापस आ गए। इंसाफ ना हो, ना इंसाफी हो, तो आपका हक बन जाता है कि आप। बट देन पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, तो आपको उनको ऑप्शन नहीं मिली, या ये मुझे नहीं पता, हर एक का पता नहीं ऑप्शन नहीं मिली होगी या नहीं, जो भी मामलात हैं। पर आपके ख्याल से सियासी तौर पर किसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ, मियाँ साहब को या बानी पीटीआई चेयरमैन? यार मेरा नहीं ख्याल, वहाँ इंसान को सियासी फ़ायदे को देखता है, अपने हालात को देखता है कि क्या होगा। तो जब ऐसे हालात हों, सज़ाए मौत का मामला हो, तो वो बड़ा फ़र्क होता है एक आम मामलात से, और स्पेशली जब मार्शल गवर्नमेंट हो, अदालतें ही ना हो, तो वो फिर आपके मामलात कैसे ठीक हुए? आपको फिर आपने क्या किया? चले मियाँ साहब उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने फिर भी जेल में रहे। ओके। फिर एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि भाई ये क्या कर रहे जेल में क्या कर वहाँ हम तो इतने तंग शायद नहीं थे, आदत पड़ गई थी, लेकिन वहाँ पे बेचारे कोई 600 के करीब आदमी था, रेंजर्स का और FC का। वो बड़े तंग थे कि भाई हम किधर फंसे हुए, ये 2 आदमी है, इनकी वजह से हमारी ड्यूटी लगी हुई है। राइट। तो बहरहाल वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो बेचारा अजीब सा मामला है। उसके चले याद आ गया, सुना है कुछ लोगों का तो भूल भी गए थे कि वो जेल में है, जिनके बारे में पता ही जी, वो सदीकुल फारूक साहब को भूल नहीं गए थे। वो भी बड़ा अजीब वाकया था। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरामद करवाया, तो आके बयान दिया गया कि जी इनको हमने गिरफ्तार किया, फिर हम भूल गए इनके बारे में। जी चलें, काफ़ी खौफनाक वाकयात हैं। आप भी तो आप हंस रहे हैं इसके ऊपर, पर तो अगर मियाँ साहब ने याद किया अपनी रीलॉन्च पे, तो आपको ठीक याद किया क्या? उनकी ये मेहरबानी है, उनकी मज़ेदार आदमी है, ये उनसे ये तवक्को की जा सकती है, वरना शायद आम आदमी उस वक्त अपनी ही बात करता, अपनी जमात की बात करता। उन्होंने अपने साथियों को याद रखा जो उनके साथ मुश्किल वक्त में थे। ये उनकी बड़ाई है, उनका खासा है, ये उनका एक तरीका है। एक 35 साल का ताल्लुक, 36 साल का ताल्लुक है, वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। ज़ाती ताल्लुक ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप सियासी रास्ते अलहदा हो तो फिर यकीनन असर पड़ता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। सो कैन वी नाउ से कि द रीज़न यू थॉट कि मैं अपनी अलग जमात बनाऊं, और इसकी ज़रूरत है क्योंकि पुरानी जमातें वैसे डिलीवर नहीं कर सकी, यहाँ तक वो नाकाम हो गई हैं। देखिए ये बात मैं बड़ा इस पर क्लियर हूँ आज कि जो तीनों पुरानी जमातें हैं, इनको इक़्तिदार भी मिला है, सब कुछ मिला है, वो आज के हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सलाहियत उनके अंदर नहीं रही, ये सोच और फिक्र नहीं रही, बदकिस्मती से। तो एक नई पॉलिटिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत से लोग थे जो ये समझते थे ये होना चाहिए। हमने काफ़ी इस पर बहस की, और जो आपने दूसरी जमातों का जिक्र किया वो इलेक्शन में बनाई जाती हैं, ठीक, उनके मकासद और होते हैं। तो हमारा मकसद तो मुल्क के मसाइल की बात करना, ऐसे लोग जो सलाहियत रखते हों, क्रेडिबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, उनको इकट्ठा करके मुल्क के हालात को दुरुस्त करने के लिए कोशिश की ज़रूरत है। और मैं ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ, इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत इज़्ज़त भी दी है, मुकाम भी दिया है, तो तजर्बा दिया है हुकूमत का, हालात का, सियासत का। तो मैं ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ कि उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो आप रिफॉर्म की बात करते हैं, री इमेजिन पाकिस्तान की भी बात होती है। सो बेसिकली क्या बुनियादी नुकात होंगे आपके मंशूर में? कुछ पॉइंट्स आई एम श्योर मंशूर बुनियादी नुकात आपने चाहिए तो मंशूर तीनों जमातों के पढ़ लें, वही एक ही है, वही होगा। हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी कहती थी मैं 300 यूनिट दूंगी, मुस्लिम लीग काम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। यूनिट वो एक भी मुफ्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ठीक है। ये मंशूर नहीं होता, ये ऐसी किताबी कागजी कार्रवाई होती है, खानापुरी होती है। हम मंशूर की बात नहीं कर रहे, हम मंशूर की बात नहीं कर रहे, हम मुल्क के मसाइल और उनका हल आपके सामने रखेंगे कि आज हम समझते हैं ये मुल्क के मसाइल हैं, ये उनके हल है।
And you'll present a team also, I guess. जी, हम लोग होंगे, बताएंगे ये लोग, हम ग्रो करेंगे पार्टी को। हमने लोग इकट्ठे नहीं करने। ठीक है। ये देखें जनाब, यहाँ फरिया बैठी हुई हैं, ये जनाब 10 इलेक्शन जीत चुकी हैं, यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है, ये 20 इलेक्शन जीत चुका है। ये हमने लोग इकट्ठे करके नहीं दिखाने, हमने काबिलियत सलाहियत दिखानी है, लीडरशिप के जी ये सलाहियत है, ये हमारे पास हल है। ठीक है, हम ये मामलात को हल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्माइल आपके साथ हैं, मुस्तफ़ा साहब भी आपके साथ हैं। जी, मुस्तफ़ा साहब भी हैं और भी लोग हैं। वो इशरतुल इबाद का क्या मसला है? नहीं, इशरतुल इबाद साहब से मेरी मुलाकात होती रहती है, मेरा उनसे जब गवर्नर थे उस वक्त से ताल्लुक़ है। तो दुबई में गया हूँ तो उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन वो सियासी हवाले से नहीं थी, वो एक थी बातचीत पर, मुल्क के हालात। So he is not joining your party? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बारे में नहीं, हमने अभी किसी से हमने जाके राब्ते नहीं किए। हम पार्टी लॉन्च करने के बाद राब्ता करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, एक नैरेटिव होगा जो हम लेकर जाएंगे कि ये हमारा मकसद है जमात का, ये हमारी सोच है। अगर आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं, और आज हर आदमी परेशान है, आप यकीन करें, हर आदमी मुल्क के हवाले से परेशानी। बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि आज आपको नई सोच चाहिए, तो बहुत से ऐसे लोग जमात में होंगे जो आज सियासत में नहीं है, लेकिन वो सलाहियत रखते हैं, वो दर्द रखते हैं मुल्क का। ऐसे लोग आपको चाहिए, आज मुल्क को इनकी ज़रूरत है। बट जो एक पूरा आप देखिए एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की सियासत का, उसमें जेलें भी होती हैं, उसमें आपके ख़िलाफ़ पूरा प्रोपेगेंडा भी होता है, आपकी ख़िलाफ़ पूरी अपोजिशन भी होती है। आपके ख्याल से एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी ये सब सस्टेन कर सकता है? वो ऑप्ट करेगा सियासत में आने? जी बिल्कुल, जो दर्द रखता है, नहीं वो ऑप्ट करना उनकी मर्जी है, लेकिन हर एक बंदा इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा ना, हर एक की सोच इलेक्शन की नहीं होती, लेकिन वो कंट्रीब्यूट तो कर सकता है ना। ठीक, तो एक सोच में, एक कोशिश में बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको हम चाहते हैं, उनको हम, और मैं खुद हैरान हूँ कि किस सतह के लोग बात करते हैं। आज यकीन करें, मैं कभी ऐसे हालात नहीं देखे कि हर सतह के लोग, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, एकेडमिक, हर बंदा कहता है जी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं इस सोच से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं मुल्क के मसाइल के हाल में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, मुझे परेशानी है। तो जब ये फिक्र आ जाए तो फिर रास्ता मुश्किल नहीं होता। राइट, सो ज़ाहिर एक नई पार्टी की जगह है। एक बहुत बड़ी वजह इसकी ये है कि एक जमात ये फील कर रही है इस वक्त कि उनका मैंडेट चोरी हुआ हुआ है। एक पहले PMLN जिस जमात से आपका ताल्लुक था, वो पहले कहते थे हमारा मैंडेट चोरी हुआ हुआ है। सो ये जो जगह है उसमें बहुत सारी चोरी की जगह भी है, इसको कैसे ठीक करेंगे? जी, ये हमारे बदकिस्मती से मुल्क का खासा रहा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक जमात होती है जो कहते हैं मेरा मैंडेट चोरी हो गया, और बाकी चोरी भी हुआ होता है। मेरी गुजारिश यही है कि ये मैंडेट चोरी करना छोड़ दें, ये मैंडेट चोरी ना करें तो बेहतर होगा मुल्क के लिए, क्योंकि मैंडेट की चोरी ने मुल्क को दिया कुछ नहीं। आज 2024 में भी हुआ है चोरी, आपने कहा था। मैं कौन से में नहीं हुआ, कौन से मैं देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ ना, मुझे इलेक्शन याद है, पहला इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जिन्ना का था, तो वहाँ भी पता चला कि फॉर्म 45 ही जीत गया था, तो 47 लेकर 2013 का भी चोरी था जी। हर इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीके से जी, वहाँ भी हुआ था, धांधली जी। कितनी वहाँ पर मुस्लिम लीग की ताकत को कम करने की धांधली की उस वक्त भी जी। वरना क्या 2/3 थी आपकी? 2/3 नहीं थी, मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी बन जाती। और वहाँ पर एक और कोशिश हुई कि KP के अंदर PTI को गवर्नमेंट दी जाए, वो भी उसका हिस्सा था। ये हमने हर किस्म के एक्सपेरिमेंट इस मुल्क में किए हैं। ठीक है, सो 2024 में हम कह सकते हैं कि एक्सीलेंस हो गई, वी रीच एक्सीलेंस, या उतनी हुई जितनी पहले हुई थी? वो आप खुद कंपैरिजन कर लें कि एक्सीलेंस हुई या नहीं हुई, लेकिन ये हकीकत है कि जो लोग आज इक़्तिदार में हैं वो मैंडेट नहीं रखते, ये मुल्क की बदनसीबी है। अब एक स्पेशल सवाल मेरा आपसे, एंड आई रियली वांट टू नो, मियां साहब की आपने तकरीर सुनी होगी, आप एक जो पूरा टाइम था जब मियां साहब के बारे में कि बड़े हलीम हैं, बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, भूल जाते हैं, बट उन्होंने जितना सख्त स्टांस लिया हुआ है PTI के ऊपर, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, मैं रीज़न के बारे में नहीं कह सकता, यकीनन उनके साथ जुल्म हुआ है। PTI के ज़माने में हर पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाला गया, उसकी हद तक की गई, उसमें कोई शुबा नहीं है। पर आपने कहा भूल जाओ, लेकिन ये चीज़ें अब एक तरफ रखनी पड़ेंगी मुल्क के लिए। मैंने किसी साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, अगर आपने ये चीज़ें
देखें, आप दुनिया की तारीख, अपनी तारीख देख लें। हम तालिबान के साथ भी बैठे थे, तो वहाँ पर हम तो मुल्क के लिए नहीं बैठ सकते, यहाँ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। आप बैठे तय करें मामला आगे कैसे चलेगा। You have forgiven PTI, you have forgiven इमरान। जी मैंने कभी, वो अजीब सा मामला है, मेरे जहन में बात नहीं आती किसी के लिए भी नहीं। पता नहीं, बस ये अच्छी बात है बुरी बात है नहीं, जो उन्होंने किया वो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। नाइंसाफ़ी होती है, आपको ये हक नहीं है नाइंसाफ़ी करने का। और आप कह सकते हैं कि आप PTI के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे पहले PMLN के साथ हुई। भाई नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर जो कर रहा है वो भुगत लेगा। नाइंसाफ़ी का तयन मैं नहीं कर सकता कि नाइंसाफ़ी है या नहीं है। जब मेरे साथ हो रही थी तो किसी कोई कह रहा था कि नाइंसाफ़ी नहीं, बड़ा जुल्म हो गया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, हमने कहा ठीक है आप भुगत लेंगे। तो नाइंसाफ़ी होती है, चाहे मेरे साथ हो, चाहे इमरान खान के साथ हो, चाहे आपके साथ हो। नाइंसाफ़ी से सर मैं तयन नहीं कर सकता। कोई लोग आप भी समझते मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं थी, मैंने कोई जुर्म किया था तो मुझे उसकी सज़ा मिल गई, चलें जी, वो उसको बात को छोड़ दें, आप इन मामला से निकलें, आगे की बात करें। राइट शाइखा करवाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। काफ़ी आपने माजी की भी बातें की, फ्यूचर की भी बात की, नई जमात क्या क्या तब्दीली ला सकती है पाकिस्तान में। डू गिव मी योर फीडबैक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।